लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख वांट टू मेक अ डिफरेंस, डोनेट योर किडनी। इसमें लेखक अपने निजी अनुभव के जरिए ये सवाल उठाते हैं, क्या एक आम इंसान सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? उनका जवाब है हाँ, और वो भी सीधे, ठोस और जीवन रक्षक तरीके से। लेख की शुरुआत उस पल से होती है जब उन्होंने अपनी मां को बताया कि वो किसी अनजान व्यक्ति को अपनी किडनी दान करना चाहते हैं। मां को ये विचार नेक भी लगा और डरावना भी। यही दुविधा समाज की सोच को भी दिखाती है। हम अंगदान को महान तो मानते हैं, लेकिन उसे लेकर डर और भ्रम बहुत ज्यादा है। लेख बताता है कि किडनी दान का जोखिम जितना बताया जाता है, असल में उससे कहीं कम है। सर्जरी से मौत का खतरा बेहद मामूली है, जबकि लाभ बहुत बड़ा है। अमेरिका में हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर किडनी नहीं मिल पाती। लाखों लोग डायलिसिस पर जिंदा हैं, जो जीवन बचाने के साथ साथ शरीर और समय दोनों को तोड़ देता है। लेखक बताता है कि इंसान एक किडनी के साथ सामान्य जिंदगी जी सकता है, और उनका खुद का अनुभव इस बात का सबूत है। लेख में यह भी समझाया गया है कि ज्यादातर किडनी दान मृत लोगों से होता है, जबकि जिंदा लोगों द्वारा दान, खासकर किसी अजनबी को, बहुत दुर्लभ है। यही वजह है कि किडनी चेंज जैसी व्यवस्था बनी, जिसमें एक दान कई जिंदगियां बचा सकता है। लेखक बताते हैं उनकी एक किडनी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोगों को नया जीवन दिया। फिर भी समस्या ये है कि लोग या तो ये जानते नहीं कि वो दान कर सकते हैं, या फिर डर की वजह से आगे नहीं जाते। लेखक अपने मेडिकल प्रोसेस और रिकवरी के अनुभव को भी सरल भाषा में बताते हैं। जांचें लंबी थी, सर्जरी के बाद कुछ दिन तक दर्द और असहजता रही, लेकिन कुल मिलाकर जीवन सामान्य रहा। सरकार ने इलाज का पूरा खर्च उठाया, क्योंकि लंबे समय के डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट सस्ता और बेहतर है। लेख अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की कुछ विडंबनाओं को और भी इशारा करता है, जैसे कि वो किडनी दान कर सकते थे, लेकिन लंबे समय तक रक्तदान नहीं। लेख का भाव केवल अंगदान तक सीमित नहीं है, ये राजनीतिक और सामाजिक निराशा के दौर में उम्मीद की बात करता है। लेखक कहते हैं जब दुनिया अव्यवस्थित और निरर्थक लगने लगे, तब किसी की जिंदगी बचाना ये एहसास दिलाता है कि हमारे हाथ में अब भी कुछ है। ये लेख पाठक से सीधे बात कहता है, अगर आपको लगता है आपकी कोई भूमिका नहीं, तो किसी की मदद करके देखिए। असहायता की भावना को सबसे मजबूत जवाब है सच में किसी की मदद करना। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन रिस्क फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी कॉलेज वार्निंग मस्ट बी हेडेड बिफोर इट्स टू लेट। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जैव विविधता का विनाश अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा बन चुका है। अब तक सूखती नदियां, कटते जंगल और मिटती प्रजातियां ग्रीन एक्टिविस्ट की चिंता मानी जाती थी, लेकिन ब्रिटेन की एक आधिकारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट ने पहली बार स्वीकार किया कि प्रकृति का ढहना देश की स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए बड़ा जोखिम है। संपादकीय बताता है ये रिपोर्ट वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के नजरिए से तैयार की गई है। इसमें चेतावनी दी गई है कि ब्रिटेन की खाद्य और उर्वरक आयात पर भारी निर्भरता, बारिश के पैटर्न में बदलाव और जंगलों का नष्ट होना भविष्य में गंभीर संकट खड़े कर सकता है। पहले के मसौदे में पानी की कमी को लेकर भारत, चीन, पाकिस्तान के बीच टकराव और इको टेररिज्म जैसे खतरों का भी जिक्र है, जो बताता है कि प्रकृति से जुड़ा संकट वैश्विक तनाव को और बढ़ा सकता है। लेख ये भी इंगित करता है कि जलवायु परिवर्तन पर तो ब्रिटिश सरकार कुछ हद तक गंभीर दिखती है, लेकिन व्यापक पर्यावरण एजेंडा अब भी हाशिए पर है। ऐसे में जैव विविधता को राष्ट्रीय सुरक्षा के फ्रेम में देखना सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह सोच बदलने का मौका देता है। भोजन, ऊर्जा और पानी, तीनों क्षेत्रों में त्वरित और ठोस नीतिगत कार्रवाई की जरूरत बताई गई है। संपादकीय जोर देता है ये संकट सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, और जिन देशों पर प्रकृति संकट का सबसे गहरा असर पड़ रहा है, खासकर गरीब और पूर्व उपनिवेश रहे देश, उनकी मदद करना अमीर देशों की नैतिक और रणनीतिक जिम्मेदारी है।
मलावी में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और ब्राजील में अमेजन की रक्षा के प्रयासों का जिक्र करते हुए लेख बताता है कि समाधान संभव है, लेकिन वैश्विक स्तर पर रफ्तार बेहद धीमी है। कुल मिलाकर द गार्जियन का यह संपादकीय चेतावनी देता है, जैसे जलवायु संकट को नजरअंदाज करना खतरनाक है, वैसे ही जैव विविधता के नुकसान को भी अब और टाला नहीं जा सकता। अल जजीरा में प्रकाशित लेख बांग्लादेश इलेक्शन, वर्ड्स एट स्टेक फॉर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इसमें बांग्लादेश के चुनाव सिर्फ ढाका की सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति का संतुलन तय करने वाले हैं। 12 फरवरी को होने वाले ये चुनाव 2024 के छात्र आंदोलन और शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद पहली बार हो रहे हैं। फिलहाल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है और मुकाबला मुख्यतः बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच है। भारत के करीबी माने जाने वाली अवामी लीग को बाहर कर दिया गया है और खुद शेख हसीना भारत में निर्वासन में है। यहीं से इस चुनाव की अंतर्राष्ट्रीय अहमियत शुरू होती है। लेख बताता है कि भारत के लिए ये चुनाव एक बड़ी रणनीतिक परीक्षा है। हसीना के दौर में भारत बांग्लादेश रिश्ते बेहद करीबी थे, लेकिन उनके जाने के बाद संबंधों में खटास आई है। भारत चाहता है कि ढाका में ऐसी सरकार बने जो भारत विरोधी भावनाओं से ऊपर उठकर व्यवहारिक रिश्ते बनाए। बीएनपी के साथ भारत काम करने को तैयार दिखता है, लेकिन जमात की बढ़ती ताकत उसे चिंता में डालती है। फिर भी लेख ये साफ करता है, सत्ता में आने के बाद कोई भी सरकार भारत जैसे बड़े पड़ोसी को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के लिए चुनाव एक अवसर की तरह है। हसीना के जाने के बाद इस्लामाबाद और ढाका के रिश्तों में अचानक गर्मजोशी आई है। सीधी उड़ानें, व्यापार और सैन्य संवाद फिर शुरू हुए हैं। पाकिस्तान जमात की जीत को सबसे अनुकूल मानता है, क्योंकि इससे भारत की पूर्वी सीमा पर उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन लेख ये भी रेखांकित करता है, बीएनपी की नीति बांग्लादेश फर्स्ट है। वो पाकिस्तान से रिश्ते तो रखेगी, पर किसी एक ताकत के पाले में पूरी तरह नहीं जाएगी। चीन इस पूरे घटनाक्रम को सबसे व्यवहारिक नजर से देख रहा है, चाहे हसीना हो या यूनुस। बीजिंग ने ढाका से अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते लगातार मजबूत किए हैं। अरबों डॉलर के निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं और रक्षा सहयोग चीन के लिए सबसे अहम है। राजनीतिक स्थिरता। लेख कहता है, चीन किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, बल्कि जो भी सत्ता में आए उसके साथ काम करने को तैयार है। उसका असली लक्ष्य है दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखना और अमेरिकी प्रभाव को सीमित रखना। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख समझाता है, बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच चल रही क्षेत्रीय खींचतान का अहम पड़ाव है। ढाका किस दिशा में झुकेगा, भारत के साथ संतुलन बनाएगा, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाएगा या चीन के साथ और गहराई से जुड़ेगा, इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ेगा। यही वजह है इस चुनाव पर तीनों पड़ोसी देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.
Let's talk.